सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा फिजिक्स का। एंड टुडे विल सी हम लोग उसके सॉल्यूशंस को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एस जो है मीटर्स में है, टी इज इन सेकेंड, यूनिट ऑफ सी चाहिए अपने को, है ना। तो एस जो है एस का जो डायमेंशन हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, दैट इज योर एल, दैट इज योर मीटर, है ना, एल। तो ये मीटर के लिए हो गया। एंड सी हम लोग को चाहिए, तो सी टी स्क्वायर है ना। तो एल इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर डायमेंशन वाइज। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल बाई टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ते भी रहिए, साथ में क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन का आंसर देखना है आपको। सो क्वेश्चन इज, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इच बिकम 4 टाइम्स, है ना, 4 गुना हो गया, देन यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी मतलब क्या, वर्क के जैसा हम लोग बोल सकते हैं। सो वर्क इज व्हाट, वर्क इज एफ डॉट एस, या एफ इंटू एल भी बोल सकते हैं। अब चूंकि फोर्स को भी 4 टाइम्स कर दिया, उसके यूनिट को 4 टाइम्स कर दिया, एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था या जो हमारा लेंथ जो था उसको भी 4 टाइम्स कर दिया, उसके यूनिट को 4 टाइम्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, 4 टाइम्स एफ मतलब उसका यूनिट हो गया, एंड ये भी क्या हो गया, 4 टाइम्स एस हो गया। तो कितना हो गया, दैट इज योर 16 एफ एस। तो दैट इज योर 16 टाइम्स बन जाएगा यूनिट ऑफ एनर्जी, सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज जी की पावर पी एच की पावर क्यू, और जी और एच में रिलेशन चाहिए। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको जैसे कि यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन जी की पावर पी एच की पावर क्यू, ऐसा है, जी की पावर पी एंड एच की पावर क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट एज एल टी माइनस वन। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट। जी के लिए कितना, एल टी माइनस टू, और इसका पावर क्या है, पी। एंड एच के लिए क्या होगा, एल की पावर क्यू। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड एल टी माइनस वन इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया, एल की पावर पी यहाँ पर, और ये जो है वो ऐड हो जाएगा, सो दैट इज बाई पी प्लस क्यू, एंड देन टी की पावर माइनस 2p, ऐसे हो गया, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, यहाँ पे क्या पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -2p दैट शुड बी इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, p की वैल्यू क्या आ गया, 1/2, एंड p प्लस क्यू इट इज इक्वल टू हाउ मच, p प्लस क्यू इट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो गया 1, और q की वैल्यू हमारे पास कितना, 1/2, सो दैट्स वाई p इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो एक हमारा हो गया p की वैल्यू 1/2, और अच्छा ये हमारा p का वैल्यू आया था, तो p की वैल्यू यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, ये p की वैल्यू नहीं है, दोनों की वैल्यू हमारा सेम ही है ना। तो यहाँ पर p की वैल्यू हो गया 1/2 प्लस q इट इज इक्वल टू 1, सो q की वैल्यू हाउ मच, 1/2, ठीक है। वेरी सिंपल, सिंपल डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है हमारा डायमेंशन पर ही है, देखिए क्या है लिखा हुआ, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी टैन सी जेड, वेयर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, एंड फिजिकल क्वांटिटी x जो है कुछ एक क्वांटिटी है, कौन सा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए यहाँ पर सिंपली बात है कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, वो बोलता है कि दो क्वांटिटी को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और एक बात बोलता है कि जो राइट हैंड साइड की जो भी डायमेंशन होगी वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, एक्स का डायमेंशन वही होगा जो ए वाई का डायमेंशन होगा, एज वेल एज बी टैन सी जेड का जो डायमेंशन होगा, सही है ना, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है tan cz, तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आप देखिए इस केस में कह रहा है कि विच डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, तो x एंड b की डायमेंशन, तो आपको पता है tan cz की डायमेंशन तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो x डायमेंशन इट इज इक्वल टू ए वाई डायमेंशन इट इज इक्वल टू बी डायमेंशन। तो आप देखिए ये वाला सही है, ठीक है ना।
इसके बाद C एंड Z की पावर -1, तो ये हम कैसे देख सकते हैं? तो CZ क्या है? ये एक एंगल है, और एंगल जो होता है इट इज रेशियो ऑफ थीटा इज इक्वल टू L/R। तो ऊपर में भी लेंथ है, नीचे में भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? CZ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 1। तो C की जो वैल्यू होगी, मतलब C की जो डायमेंशन होगी, इट इज नथिंग बट Z की पावर -1। तो ये और ये इन दोनों की डायमेंशन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, तो ये दोनों सही है। X और A, तो जरा देखिए x और a, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि x की डायमेंशन किसकी इक्वल है? ay की इक्वल है। तो इसका मतलब यही हमारा रॉन्ग है, और मेरे से यही पूछा है डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। थर्ड क्यों नहीं हो रहा? थर्ड जो है वो सही है, आप देख सकते हो यहाँ पे y और b/a कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? y की डायमेंशन अगर निकालेंगे तो y की डायमेंशन क्या आ जाएगा? b की डायमेंशन है यहाँ पे, तो b/a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डायमेंशन, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों हमारा सही है, और मेरे से पूछ रहा है दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब दैट इज ओनली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। A body travels uniformly a distance of 13.8 and velocity of the body within error limit। error limit के साथ मेरे को कहना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। S is given what? 13.8 plus minus 0.2 and time is given what? 4.0 प्लस माइनस 0.3। ये भी हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है ये हमारा एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होता है? S/T, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू S/T। तो अगर हम 13.8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4.0 से, तो हमारा एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 3.45। और ये आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, सब जगह 3.45 है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमसे एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये देखिए कि बताइए डेल्टा V/V का वैल्यू आप कैसे निकालते हो, है ना, ये आपसे चाहता है एग्जामिनर। तो कैसे निकालेंगे? सो डेल्टा V/V क्या हो जाएगा? डेल्टा V/V, तो वी कैन राइट दिस एज डेल्टा S/S प्लस डेल्टा T/T। अब आपको देखो सारा चीज गिवन है ना। यहां पे देखिए डेल्टा S/S क्या हो जाएगा? 0.2 बटा 13.8 प्लस डेल्टा T/T, डेल्टा T/T क्या हो जाएगा? 0.3 बटा 4.0 एंड ये हो गया डेल्टा V बाई V। तो अगर मेरे को सिर्फ डेल्टा V चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा V का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो V प्लस माइनस डेल्टा V के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को डेल्टा V निकालेंगे तो इस वैल्यू में हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वैल्यू में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको? इस v को। और v है कितना? तो v हमने निकाला अभी 3.45, यहां पे रख दीजिए 3. इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज योर 3.45, यहां पर ही हो जाएगा, दिस इज इनटू 3.45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा v की जो वैल्यू आती है, कैलकुलेशंस जो है आप करेंगे इसको, तो यहां पर वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपको मिलेगा 0. डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी 0.3084 समथिंग, ऐसा कुछ, मतलब और वैल्यू हमको मिलेगा, है ना। तो अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो तो 0.30 आ रहा है, विच इज एक ही ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझना है कि सर इतना बड़ा जो ये वैल्यू आया 0.3084, ये जो वैल्यू आया, आखिर हमने इसमें सारे वैल्यूज को यहाँ क्यों नहीं रखे? आप देखो सिंपल सा बात है, चूंकि हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा एक रूल होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में कि अगर हम लोग प्रोडक्ट या फिर डिवीजन कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे होते हैं? उस केस में हम लोग देख रहे होते हैं कि डेसिमल के बाद हमारा कितना डिजिट्स है। तो डेसिमल के बाद दोनों में आप देखो यहाँ पे कितना डिजिट्स है, डेसिमल के बाद यहाँ पे जो एरर है उसमें कितना एरर है, दैट इज योर जीरो के बाद, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। इसलिए हम लोग हर जगह पे जब हम ऑप्शन करेंगे तो वहां पर भी क्या होना चाहिए? सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार ए मूव्स ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ड्यू नॉर्थ। तो एक हो गया आपका ऊपर की तरफ कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज फॉर वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए। एंड वेलोसिटी ऑफ बी हो गया इस साइड में कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस फॉर वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। मेरे से पूछ क्या रहा है? मेरे से पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार बी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। VBA पूछा है मेरे को, बहुत आसान है, वी कैन राइट दिस एज VB माइनस VA। VB क्या हो जाएगा? सो दिस इज योर 30 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 40
जे कैप, है ना, जो हमारा दिया हुआ है उसको वेक्टर फॉर्म में हमने बस लिखा है यहाँ पे, ये है हमारा वैल्यू। अब अगर आप देखिए उसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी दिया हुआ है, कुछ एंगल दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों की वैल्यू क्या हो गया, VBA की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट वुड बी 50 किलोमीटर पर आवर। ये निकालना तो बहुत आसान है, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमको लग रहा है, बट यहाँ पे हमको एंगल भी चाहिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो जरा देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप VBA को प्लॉट करोगे, VBA को प्लॉट करोगे तो ये जाएगा 30 आई कैप, तो दिस इज 30 आई कैप, एंड ये जो है -40J, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा नीचे, है ना, ये नीचे जाएगा। तो ऊपर क्या है बोलो, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, इधर क्या है, वेस्ट, और इधर क्या है, ईस्ट, ऐसा है, वेस्ट और ईस्ट हो गया। अब यहां पर है ये 40 और इधर है 30। अब अगर आप ऑप्शन देखिए तो 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4 ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, मतलब अगर हम ये एंगल ले ले तो ये थीटा क्या बोलेगा, ईस्ट ऑफ साउथ, tan इनवर्स 3/4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे tan थीटा अगर आप निकालोगे, tan थीटा निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 30/40 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर tan इनवर्स 3/4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये भी सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो उसको, है ना, ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, मुझे रेसिस्टेंस चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए विद द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज योर V/I, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ये तो हमारा 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेल्टा R/R ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, ऐसा हो जाएगा। सो डेल्टा V/V कितना हो जाएगा, तो डेल्टा V/V हो जाएगा 0.25/4 प्लस डेल्टा I/I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1/1। ये हो गया वैल्यू डेल्टा R, और R यहां से क्या करना पड़ेगा, हमको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड R की वैल्यू कितना है, 4 है। इसका मतलब डेल्टा R की वैल्यू जो हमको मिलेगा, बट मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो एक काम करिए, सिर्फ डेल्टा R/R करके इंटू 100 कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। सो डेल्टा R/R इंटू 100 क्या हो जाएगा, क्योंकि उतना क्यों कैलकुलेट करें हम लोग, तो 0.25/4 प्लस 0.1/1 इंटू 100। इसको अगर आप करेंगे तो जो ऑप्शन आ रहा है इस केस में, जो ऑप्शन आ रहा है इस केस में, तो ये ऑप्शन आ रहा है 7 का ऑप्शन नंबर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर परसेंटेज में आ जाएगा कितना, 16.25%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिस इज 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो नीट का पेपर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को फास्ट भी करना पड़ेगा। देखिए 1 kg नीचे, ये 1 kg इधर, मैं बताया हूँ ऐसे सॉल्व कराया हूं मैं क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हो इस केस में, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, जो खींच रहा है फोर्स वो कौन है, यही 10 न्यूटन है। सो दैट इज बाय 10 न्यूटन, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास, कितना मास है 1 + 1 कितना 2 × A, तो A की वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे टेंशन चाहिए, तो यहाँ का टेंशन कैसे, ये नीचे में कितना 10, अगर G की वैल्यू 10 लेना है तो क्या हो जाएगा 10 - T इज इक्वल टू मास कितना 1 × A की वैल्यू कितना 5, T की वैल्यू निकालेंगे 5 न्यूटन, आंसर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, टू एस्टिमेट G, L में कुछ एरर दिया हुआ है, एरर इन एस्टिमेटेड G की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या होगा, है ना। तो देखो बहुत आसान है, 4π² इज द कांस्टेंट, तो सिंपली है डेल्टा G/G इट इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। तो डेल्टा L/L इंटू 100 कितना है मेरे पास 2%, प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T कितना है, दैट इज योर 3%। आंसर क्या आना चाहिए, ±8%। तो हमारा 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ डायमेंशन का क्वेश्चन है। वर्क एंड एनर्जी सेम डायमेंशन होता है, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों रेशियो है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो है तो वहाँ यूनिट कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशन सेम ही हो जाएगी, एंगल अंडर स्ट्रेन ये भी सेम हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एनर्जी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि E इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं h/μ, तो एनर्जी की डायमेंशन किसके इक्वल है, h/μ के है, h के साथ इक्वल नहीं है, ठीक है। ओके
ये क्वेश्चन आया वर्नियर कैलिपर का, इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन आ गया, और वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर नीट, है ना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के लिए भी एज वेल एज जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देखो ये वर्नियर कैलिपर 20 डिवीजन है ऑन वर्नियर स्केल एंड विच कोइंसाइड विद 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो हम क्या लिखेंगे, 20 VSD कोइंसाइडिंग विथ 19 MSD, ठीक है ना। और लिस्ट काउंट मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लिस्ट काउंट, 0.1 mm दिया हुआ है, और मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द मेन स्केल डिवीजन। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, दिस इज द आवर फॉर्मूला ऑफ लिस्ट काउंट, है ना। तो 1 MSD, आप देखिए बताइए 1 MSD, तो यहाँ पर कितना 1 हमको चाहिए पहले क्या, 20 VSD 19 MSD की इक्वल है, तो एक काम करते हैं 1 VSD पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 VSD क्या हो जाएगा बोलो, 1 VSD हो जाएगा 19/20 क्या MSD, ठीक है। 1 MSD की वैल्यू आप एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 VSD की वैल्यू आपने निकाला है 19/20 MSD, सिंपल सी बात है, और लिस्ट काउंट का वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.1 क्या mm, सिंपल सी बात है। अब आप बता दो 0.1 mm, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 - 19 1/20 क्या MSD, और मुझे चाहिए था 1 MSD का वैल्यू, 20 को ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1 MSD, और ये जो आएगा किस में आएगा, mm में आएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 2 mm इज द फाइनल आंसर। Yes, a frog welling in a narrow lane takes 5 leaps forward and 3 leaps backward, ठीक है। Then again 5 leaps forward and 3 leaps backward। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक फ्रॉग है जो 5 मीटर सपोज करो आगे चल रहा है, और फिर वो 3 मीटर क्या हो रहा है, बैक आ रहा है ना। तो और एक एक मीटर के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, एक एक मीटर के लिए टाइम उसको लग रहा है 1 सेकंड। पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा फॉल करने में, 12 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, 5 मीटर आगे जाके 3 मीटर बैक आ रहा है, मतलब 8 सेकंड में बेसिकली वो चल कितना रहा है, 8 सेकंड में वो बेसिकली चल रहा है कितना, 2 मीटर चल रहा है। नेट अगर हम बात करें तो 5 मीटर आगे गया, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट कितना चला वो 2 मीटर, मतलब यहां से 5 मीटर आगे फिर 3 मीटर पीछे, तो नेट कितना चला वो 2 मीटर चल रहा है। कितना टाइम में, कितने टाइम में, 8 सेकंड में, ठीक है। तो 12 मीटर चाहिए, तो 12 मीटर का मतलब अब हम ये कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कितना वो चल सकता है। तो अगर सपोज करिए 12 मीटर चाहिए, तो आप क्या करो, 4 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 सेकंड में कितना चलेगा, 32 सेकंड में चल जाएगा 8 मीटर चल जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला सर कि 32 सेकंड 4 ही बार करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि उससे ज्यादा कर लेते हैं, सपोज करो 5 कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 अगर करेंगे तो मेरे से पूछ रहा है कि डिटरमाइन हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उसको गिरने के लिए, तो हमको सबसे शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। तो 32 सेकंड में 8 मीटर, अगर इससे और आगे जाएंगे तो 2 मीटर मैंने 10 मीटर, ये हो सकता है कि चले कितना देर में, तुम्हारा उसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 सेकंड हो जाएगा, सही है। लेकिन आप एक बात बताइए, उसके पहले नहीं गिर रहा है क्या, गिर रहा है उसके पहले। कैसे, देखो 8 मीटर ये चला कितना में, 32 सेकंड में, और नेक्स्ट जब वो 4 सेकंड और बढ़ेगा आगे, तो 4 सेकंड में और आगे गया तो वो ऑलरेडी फॉल 12 मीटर पे कर चुका है। इसका मतलब 32 सेकंड तो पहले से हुआ ही था, और 4 सेकंड इधर ऐड हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 सेकंड में ही वो गिर गया होगा। वो 40 सेकंड तक वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 40 सेकंड का जाने का मतलब कि वो आगे जाके फिर बैक आना ना, तो आगे जाते समय ही वो गिर गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक था। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोथ आर डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, सही बात है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal to the magnitude of instant velocity, ये भी सही है। A particle may have constant speed but variable velocity, ये भी सही है। A particle may have constant velocity but variable speed, ये गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, choose the correct statement, मतलब A B C is the correct statement, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर
4 जो हो गया वो सही हो जाएगा। ए बी सी हमारा क्या है, सही है। डी नंबर गलत है, क्योंकि डी नंबर आप समझ रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है, बट कह रहा है वेरिएबल स्पीड। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमारा स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है कि ये पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपल सा बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है, उसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी हर समय चेंज हो रहा है ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, किस तरीके से हमारा बढ़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, वी डी वी बाई डी एक्स, सही बात है ना, वी डी वी बाई डी एक्स। अगर हम देखें डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, कैसे, क्योंकि ये स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब स्लोप कांस्टेंट है और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक्स के साथ लिनियरली बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, लिनियरली बढ़ेगा, इंक्रीजेस लिनियरली विथ एक्स। ठीक, the acceleration of particle starting from rest along a straight line is shown in the figure. The maximum speed of the particle is, कहाँ पर होगा maximum speed? As we know, AT कर्व का जो एरिया होता है वो हमको देता है चेंज इन मोमेंटम, और ये भी हमको पता है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया निगेटिव होता है। अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल के लिए, और चूंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल स्पीड भी क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी एरिया बताइए क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 सेकेंड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि हम ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे लिख रहे हैं, ट्रेपेजियम का एरिया जो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 प्लस यहाँ पे हो गया 4 इनटू हाइट की वैल्यू कितना, 5। कितना हो जाएगा आंसर, ये हो गया 1025। ये हमारा वैल्यू जो है 1/2 6 प्लस 4, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारा बन रहा है 1/2 इंटू, एक तो एरिया हमारा, इसका एरिया हो गया 1/2 प्लस ये वाला वैल्यू हो गया हमारा कितना 6, ठीक है, और ये प्लस 4 इंटू 5, तो ये वैल्यू होगा 25 आ रहा है, ये वैल्यू है ना 25। और क्या पूछा था, मैक्सिमम स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो हो गया v माइनस यू। अच्छा अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, अगर 0 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 12, 6 इंटू 5 तब 30 बन रहा है। अच्छा तो ये देखो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, तो मुझे लगता है कि बाय मिस्टेकली ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब ये 0 और 8 रहेगा, तब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 30। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रहेगा तब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया होता है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 30 था, तो ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दैट वुड बी 0। ठीक, तो ये 25 जो है ये हम लोग तब कंसिडर करेंगे जब यहाँ पे 2 होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा 2 रहेगा, अगर यहाँ पे हमारा 2 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे देखिए 6 और ये हो गया कितना, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 25। और अगर 0 होगा तब क्या होगा, तब उस केस में 1/2 ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 इनटू हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2 6 हो गया, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, a car starts traveling with constant acceleration along a straight track. It travels 22 meter distance in the 6th second. The constant acceleration of the car. The constant acceleration of the car. इसमें आप क्या कर सकते हो, you can write the formula Sn is equal to u plus 1/2 a 2n minus 1 for nth टाइम, है ना, nth टाइम में कितना डिस्टेंस वो चल रहा है उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कह रहा है 22 मीटर चल रहा है कितने टाइम में, 6th सेकंड में, तो यहाँ पे 22 रख दीजिए। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है, स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, तो स्टार्ट्स मतलब ये हो गया हमारा 0, 1/2 a की वैल्यू नहीं पता, 2n minus 1, तो 2 into 6 दैट इज योर 12 minus 1। सॉल्व करेंगे और ये हमारा वैल्यू जो है, ये हमारा वैल्यू आ जाता है a की वैल्यू 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 22 है, ए की वैल्यू आप निकालोगे 11 हो जाएगा, 11 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक mg फोर्स नीचे कितना 10 न्यूटन का, है ना, 10 न्यूटन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है। 10 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज जस्ट व्हाट योर अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स। तो कितना हो जाएगा नीचे इधर 10√2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 17 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, 10√2। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस पार्टी इज चेजिंग अ डकैट, है ना, डकैत को ये चेज कर रहा है पुलिस, इन अ जीप विच इज मूविंग एट ए स्पीड v, एंड द डकैट जो डकैत है इज ऑन मोटरसाइकिल, व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द जीप, ही एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट rate alpha, which of the following relation is true if police is able to catch the डकैत। अच्छा, मान लीजिए कि ये पुलिस है, दिस इज अ पुलिस, एंड यहाँ पर जो है वो आपका इस पॉइंट पे आपका मान लीजिए कि डकैत जो है वो इस तरह से बाइक पे भाग रहा है ना, इस पे भाग रहा है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर x, ठीक है, x है, और इसकी वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा डकैत है इसका डिस्टेंस सिर्फ दिया हुआ है x, एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, ओके, और इसके पास एक्सेलरेशन है सिर्फ अल्फा। सिंपल सी बात है, अगर इसको पकड़ना है तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट vt शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, जो इसका डिस्टेंस होगा। तो दैट vt जो है जो यहाँ पे जीप जो चल रहा है, पुलिस जीप जो चल रहा है, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, या लगभग कम से कम उसके इक्वल होगी इसका x जो डिस्टेंस है प्लस जो डिस्टेंस ये चलेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल स्पीड क्या था 0 था, तो दैट इज हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो इनइक्वालिटी बनेगा एंड जो ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा ना, v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अल्फा x, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप निकालोगे इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो t की वैल्यू इसका फॉर्म में आएगा, ठीक है। t की एक वैल्यू आएगी, जो डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, उसमें टाइम चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उस केस में अब उसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर एज 3rd। नेक्स्ट आ जाइए, 2 car starts off to rest from the same point with velocity this and travels in the same line with uniform acceleration of this and this, if they reach the final point at the same instant then the length of the path। देखिए सिंपल सी बात है, 4t plus half a t square it should be equal to 2t plus half a into t square, ऐसा, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t एज, t की वैल्यू मिलेगा 0 सेकंड भी मिलेगा एज वेल एज t की वैल्यू 4 सेकंड भी मिलेगा। तो t 0 तो लेना नहीं है, t की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 4 सेकंड ले लेंगे। अब 4 सेकंड ले लेंगे तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 × 4 प्लस हाफ 1 × 4 का स्क्वायर कितना 16, कितना हो जाएगा आंसर 2 से 8 बार में ये हो गया 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 हो गया आंसर 24 मीटर। यस, दिस इज 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और मुझे डिस्टेंस चाहिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आपको कंपटीशन में मिल जाएगा जिसमें पूछेगा डिस्टेंस और दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां डिस्टेंस पूछेगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग वीटी कर्व से करेंगे, वीटी कर्व से क्वेश्चन करेंगे। वीटी कर्व जो क्वेश्चन है बहुत आसान होगा, x दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा सीधा, dx/dt क्या हो जाएगा बोलो 2t - 2, मतलब बेसिकली क्या हो गया 2t - 4, दिस इज द वेलोसिटी। अब आप पढ़े हो ग्राफ में कि एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व जो होता है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन अगर हम उसका ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को प्लस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब एरिया अंडर कर्व हमको देता है वीटी कर्व का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो एरिया अंडर अगर दोनों एरिया को हम प्लस प्लस ले लें, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, तो हमको क्या दे देगा, वो डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे,
तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है गया कहाँ पे -4, और ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा थोड़ा ये बड़ा मैंने बना दिया, ये कुछ यहाँ पे t की वैल्यू -4, और अगर हम लोग यहाँ पे 0 करें तो t की वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड पे, और आगे बढ़ा दीजिए, कहाँ पे चाहिए मुझे, कहाँ तक के लिए चाहिए 4 सेकंड। 4 सेकंड पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेकंड पे 8, ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एरिया जो है सिमेट्रिक है, तो इसका भी एरिया प्लस और इसका भी एरिया प्लस, हमको डिस्टेंस दे देगा। बता दीजिए डिस्टेंस कितना हो गया, 1/2 सम 1/2 इंटू बेस कितना, बेस हो गया 2, हाइट कितना 4, 2 2 कैंसिल हो गया, 4 मीटर 4 मीटर, टोटल कितना हो गया 8 मीटर इज द फाइनल आंसर। सिंपल, आगे बढ़िए। Balloon starts rising from ground with acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. ठीक है, the maximum height from the ground reached by the stone will be, कितना height reach करेगा maximum। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 2-3 काम करने हैं आपको। सबसे पहले तो स्टार्ट करा राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये मान लीजिए बैलून है, ये मान लीजिए बैलून है, और इस बैलून की एक्सेलेरेशन कितना है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सेलेरेशन दिया हुआ है वो ग्रेविटी को ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया हुआ है, तो ये नहीं कि इसमें से -g कर देंगे, है ना। तो ये 1.25 इसका थ्रस्ट फोर्स है जिसका एक्सेलेरेशन आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है आफ्टर 8 सेकंड, तो आफ्टर 8 सेकंड तो ये यही तो नहीं रहेगा, ये 8 सेकंड के बाद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा, तो इस हाइट को पहले निकाल लेते हैं। ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, h इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 64 करेंगे तो 2 से 32 बार में 32 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 1.25, 32 प्लस 8 डैट इज योर 40 मीटर, तो यही आ गया 40 मीटर, तो यही आ गया। ठीक है, 40 मीटर आ गया हाइट, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो क्या कर रहा है, स्टोन को रिलीज कर दिया बैलून से, तो रिलीज करना मतलब यहाँ से छोड़ना ना, लेकिन ध्यान दीजिए अगर ये चीज रुका हुआ रहता तब यहाँ से स्टोन नीचे की तरफ गिरता, लेकिन ये जा रहा था ऊपर, और ऊपर जाते समय स्टोन को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है ये ट्रांसफर हो जाएगा किसको, स्टोन को ट्रांसफर हो जाएगा। और जब स्टोन को ट्रांसफर हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हमको ऊपर में देखना पड़ेगा कितना होगा। तो ये वेलोसिटी कैसे देखेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो a इंटू टी, टी की वैल्यू कितना, टी की वैल्यू 8, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बताइए ऊपर और कितना जाएगा, तो सिंपल सी बात है ये वाला हाइट निकालना है, यहां से कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो वी स्क्वायर बाई कितना 2g, तो वी स्क्वायर कितना है 100 बाई 2 इंटू जी, तो ये आ गया कितना 5 मीटर आ गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन, 40 मीटर यहां से यहां और 5 मीटर यहां से ऊपर, तो टोटल कितना हो गया 45 मीटर। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 21 का ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो सिंपल सी बात है इसमें रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या है 0, दोनों के पास जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है g ही है, वो हमारा 0 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही देखेगा, सही है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, इनिशियल स्पीड अगर अल्फा है, दूसरा है 90 माइनस अल्फा, तो सेम रेंज होगा, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट, a body is thrown vertically upward with velocity u, the ratio of the time at which it is particular height h is 1:2, what is the maximum height reached by the body above point of projection। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए ग्राउंड हो गया, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, इस ग्राउंड से किसी चीज को हमने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक करके ये ऐसे 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 आया होगा, ठीक। अब कह रहा है कि किसी एक सर्टेन हाइट पे अगर हम देखें तो यहां का टाइम अगर t1 लगा और यहां से यहां का टाइम अगर t2 लगा, तो आप बताइए, और इसमें रिलेशन भी दिया हुआ है कि t1 बाई t2 1/2 है, तो बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मतलब ये h की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये पहले इंटरप्रिटेशन हो गया हमारे क्वेश्चन का कि हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से समझिए।
यहां से यहां जाने में लगा t1 और यहां से यहां जाने लगा t2। तो आप सिंपल सा पढ़े होंगे कि सेम रेफरेंस पर अगर होगा तो टाइम जितना लगेगा ऊपर चढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे गिरने में। तो यहां से यहां ऊपर जाने में लगा t1, तो यहां से नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, अगेन t1। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। यहां से यहां तक t1 था तो यहां से यहां तक t2, फिर यहां से यहां t1, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हैं, 2u बाई जी। अच्छा, t1 t2 में भी एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है t1 t2 में रिलेशन, 1/2, ठीक है। तो t1 t2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो t2 की वैल्यू हो जाएगा 2t1 इज इक्वल टू कैपिटल T, 3t1 इज इक्वल टू कितना, कैपिटल T। तो t1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, t/3, t1 की वैल्यू कैपिटल T/3, या फिर t1 की वैल्यू कैपिटल T/3 हो गया, ठीक है। तो कैपिटल T की वैल्यू कितना है, 2u/3g हो गया हमारा t1 की वैल्यू, ठीक है। t1 की वैल्यू होगा 2u/3g। अब अगर t1 की वैल्यू हो गया 2u/3g, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे ये हाइट h के फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि h में ही हमको रिलेशन फाइंड करना है ना, h के फॉर्म में ही हमको आंसर चाहिए, तो हमको h के फॉर्म में आंसर चाहिए होगा। तो कैसे करना होगा, अब अगर t1 हमको मिल गया और मुझे ये h गिवन है तो क्या लिखेंगे, h के लिए अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा, h के लिए अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, h, ये आपको दिख रहा होगा या नहीं, हाँ, h की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये लिखेंगे हम लोग, है ना, ये भी रिलेशन होगा, ठीक है। h इज इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, क्योंकि t1 टाइम में ऊपर जा रहा है। h इज इक्वल टू यू, t1 की वैल्यू कितना आया था, t1 की वैल्यू कितना आया था, t1 की वैल्यू आया था 2u/3g, 2u/3g, ठीक है, 2u/3g आया था, माइनस हाफ g एंड देन t1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर बटा 9g स्क्वायर। कोई दिक्कत, g से देखिए g कैंसिल हो गया, ठीक है। h की वैल्यू बन रहा है 2u स्क्वायर बाई 3g माइनस यहां पर कितना बन रहा है, ये 2 से कैंसिल कर दिया तो ये बन गया 2u स्क्वायर बाई 9g बन गया, है ना। तो क्या हो गया, यहां से 9g बन गया तो यहां पे हो गया 6u स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 2u स्क्वायर एंड दिस इज योर h, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर बाई 9g, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, ठीक है। एच मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g, एच मैक्स हमको चाहिए था, तो यू स्क्वायर बाई 2g क्या होगा, तो यहां पर अगर आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या आ गया ये आंसर में 8u स्क्वायर बटा 9 2g। ये ही वैल्यू क्या है, एच मैक्स है कि नहीं है, यही वैल्यू क्या है, एच मैक्स है। तो अगर एच मैक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 9h/8। तो यहां से अगर आप ऑप्शन देखिए तो एच मैक्स की वैल्यू आ रहा है समथिंग 9h/8। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन बन रहा है कि नहीं, 9h/8, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 बन गया, 9/8 इंटू एच, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, number of bullets are fired in all possible direction with the same initial speed u, the maximum area of the ground covered by the bullet। देखिए सिंपल सी बात है, number of bullets are fired in all possible with the same initial speed u, the maximum area। तो maximum area कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हमको एरिया चाहिए तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज फाइंड करना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला हम लोग अगर देखो, रेंज का फॉर्मूला अगर हम लोग रखे r इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर हम लोग फॉर्मूला में देखें तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा, तो साइन 90 बाई जी, ऐसा हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी यू स्क्वायर बाई जी। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। अब रेंज आ गया तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर
बाई जी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 70 kg is kept on a rough horizontal surface. A person is trying to pull the block by applying a horizontal force, ठीक है, but the block is not moving. The net contact force exerted by the surface on the block is F. The net contact force exerted by the surface on the block is F. Then क्या हमारा रिलेशन हो सकता है? नहीं चल रहा है, ठीक बात है। तो ये रखिए पहले यहाँ पे ब्लॉक 70 kg का, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है ना, रफ और बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये लगा दिया F। नीचे कितना? नीचे में 700 न्यूटन, नीचे में 700 न्यूटन, ठीक है। और नेट कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, तो अगर यहाँ पर हमारा F हो गया और म्यू इंटू एन, ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर आप देखिए, म्यू इंटू एन अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर ये फोर्स ऐसे लगाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन आता है 280 न्यूटन, है ना, 280 न्यूटन। कैसे आ रहा है? तो 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना? 700, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? सो दिस कॉन्टैक्ट फोर्स 280 है, 280 है, और हमारा वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन का, दैट इज 700। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स एंड जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ये हमारा जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 700 न्यूटन, दैट इज mg, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √700 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितना था फ्रिक्शन का? 280 स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू 754 न्यूटन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 16H1H2, ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्टली ये आप फॉर्मूला पढ़े भी होंगे कि रिलेशन, दो प्रोजेक्टाइल है, सेम रेंज है, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट है H1H2, दोनों की वैल्यू अगर आप रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, है ना। रख भी सकते हो, H1 की वैल्यू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड H2 क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन 2, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बाई जी। थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, तो 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा हो जाएगा, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट आइए, range of projectile launched at an angle of 15 degree with horizontal is 1.5 km. The range of projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal. तो देखिए रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वैल्यू है 1.5 किलोमीटर, व्हेन u स्क्वायर, ये u तो हमारा सेम ही है, तो u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा मतलब कितना? साइन 30, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। एंड दूसरा में मुझे ये पूछा गया है, तो यहाँ पे u स्क्वायर बाई जी साइन 90 हो गया, यहाँ पे ये डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे, u स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया, काट दिए, एंड ये तो 1 ही हो गया, 1.5 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 3 किलोमीटर, आंसर हो गया 3 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्टाइल है तो ये T1 T2 के साथ रिलेशन में क्या होगा? प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज R, ठीक है, T1 T2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट, T1 की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, और एक वैल्यू T2 की वैल्यू कितना? 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। 90 माइनस थीटा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो रेंज हमारा सेम रहता है। T1 T2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2u बाई जी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये रेंज का फॉर्मूला में साइन 2 थीटा बन जाएगा, है ना, तो ये R के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, 28 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आइए,
प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू वही है, तो यहाँ से हमको क्या क्या चीज मिलेगा? देखिए सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सारा चीज गिवन है आपको। x तो ऐसे ही रहेगा, tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2, tan थीटा की वैल्यू हो गया 2, ठीक है। u की वैल्यू क्या हो गया, √5। कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, u चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, u की वैल्यू √5 एंड tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा क्या क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये 2 है ये 1 है तो ये √5 हो जाएगा, cos थीटा हो गया 1/√5। क्या करना होगा, y इज इक्वल टू x की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, tan थीटा 2 हो गया माइनस हाफ g की वैल्यू tan x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कितना हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा, इसका cos स्क्वायर थीटा करेंगे कितना हो जाएगा 1/5, 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, कौन सा आंसर बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आइए, बॉम्बर मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 500 मीटर पर सेकंड ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हिच स्ट्राइक्स ग्राउंड इन 10 सेकंड। ओके, यहां से किसी चीज को ऐसे फेंका होगा जो कि जा रहा था कितना से 500 मीटर पर सेकंड से, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी नीचे होगा, तो इधर जो वेलोसिटी होगा उसकी वेलोसिटी कितना रहेगा, वो तो एज इट इज वही रहेगा। नीचे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पर जब आएगा तो v इक्वल टू u प्लस at, तो a टू t, तो t हो गया हमारा 10 सेकंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 10, तो ये हो गया 100। तो ये अगर हम ऐसे निकालेंगे थीटा, क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ स्ट्राइक विथ हॉरिजॉन्टल बताइए, तो ये एंगल थीटा है भाई, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 100/500, तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ऑप्शन नंबर tan इनवर्स 1/5, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बॉडी इज projected at 60 degree with ground, it covers a horizontal distance of 100 meter. If the same body is projected at 60 degree with vertical with same velocity, the new range क्या होगा, ठीक है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमको दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ मच 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो इससे कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये x हो गया यू स्क्वायर बाई जी ऐसे ही हो गया, साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। नया रेंज पूछा है, डिवाइड कर दीजिए इसको, कट गया, ये कितना बन जाएगा 100/x, साइन 120 कितना होता है साइन 90 प्लस 30 बटा साइन 60 √3/2, ठीक है। 100/x इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा cos 30 बटा √3, तो 100/x इक्वल टू 2 cos 30, 2 इंटू √3/2 बटा √3, 2 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गया 100, सेम ही आ गया 100 मीटर ही आ रहा है, 100 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू हो गया 100 मीटर, सेम आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें एक तो तरीका ये, इतना देखो लॉन्ग मेथड से हमने ले लिया, मुझे लगा कि कुछ इसमें और डिफरेंट भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक चीज और भी सोच सकते थे, 60 डिग्री था, 60 डिग्री वर्टिकल से था, तो ग्राउंड से कितना होगा 30 डिग्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज सेम रहेगा, सिंपल सी बात, ऐसे भी सोच सकते थे। अब मेरे दिमाग में अभी अचानक से तुरंत नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग में आ सकता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड दिस at an angle of elevation of 30 degree, ratio of total time taken by the ball to hit the ground to the time taken by the ball to come at the same level as the top of the tower। देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे, ये रहा टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये टावर रहा, ठीक है, टावर की हाइट है कितना 40 मीटर और यहां से हमने कुछ एंगल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री,
दो चीज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरह से, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से इसी सेम लेवल में आने में, यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है, ये टाइम निकालना तो बहुत इजी है। तो अगर हम ये टाइम निकाले, ये यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकाले, तो ये टाइम कितना आएगा, t1 की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी, 2 सेकंड आएगा, 2 सेकंड आएगा। लेकिन यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसका अगर हम कंपोनेंट लें, अगर हम इसका कंपोनेंट लें तो इधर जाएगा कितना 20 cos 30 और ऊपर कितना जाएगा 20 sin 30। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी सिर्फ ये वाला 20 sin 30, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, 40 मीटर है, साइन कन्वेंशन थोड़ा यूज करेंगे, जहां से फेंक रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। अब यहां से कोई चीज नीचे गया, ये नीचे आ रहा है ना ऐसे, तो नीचे गया तो ये कितना नीचे गया -40 इज इक्वल टू, ये ऊपर था तो 10 इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट डायरेक्टली टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां तक का टाइम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये बन रहा है क्या उस तरह का, 200 हो गया तो 20 10, यस बन रहा है ये 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0 बन रहा है ना। 5t कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा t माइनस 4 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप देखिए एक वैल्यू आ रहा है t की वैल्यू -2 और एक वैल्यू t की वैल्यू आ रहा है 4 सेकंड, तो कभी भी टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेकंड। मतलब यहां से यहां आने का टाइम 4 सेकंड और यहां से यहां आने का टाइम 2 सेकंड। क्या पूछा था क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम एट द सेम लेवल। इसका मतलब ऊपर में 4 सेकंड, नीचे में 2, आंसर क्या हो जाएगा 2:1, 2:1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, द वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। लिख दीजिए जल्दी से, बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, रखो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर बताइए क्या होगा, तो वाटर में वाटर का स्पीड जो है वो है -3i कैप माइनस 4j कैप। सॉल्व कर दीजिए, 3 3 6 हो गया ना, 6i कैप प्लस 8j कैप, आंसर कौन सा हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। आंसर हो गया 33 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, परसेंटेज एरर मास और स्पीड में दिया हुआ है, हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम क्वेश्चन वही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर डेल्टा k बाई के इंटू 100 चाहिए, 1/2 कांस्टेंट हो गया, डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, डेल्टा m बाई m इंटू 100 कितना हो गया, ये दिया हुआ है हमको मास में 2% का और इधर दिया हुआ है कितना 3% का, 8% आंसर हो गया। When forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that the F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary। अच्छा, F2, F3 ऐसा है सर, तो F1 जरूर ऐसा होना पड़ेगा तभी ना स्टेशनरी रहेगा। अच्छा, अब क्या करें, if the force F1 is now removed then acceleration of the particle, F1 को हटा दिए तो सीधी सी बात है ये इन दोनों का रिजल्टेंट की तरफ मूव करेगा, सही बात है। अब चूंकि रिजल्टेंट की तरफ मूव करेगा तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, एक्सेलेरेशन पूछा है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया √F2 प्लस F3 का स्क्वायर बाई मास m। अब देखिए हमारा ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप एक चीज और भी कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अगर यहां गलती से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लिखा है और थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन में सोचना रहता तो हम इसको ऐसा लिखते तो ज्यादा बेटर होता, और बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये।
वेक्टर फॉर्म में थोड़ा यहाँ पे वेक्टर वेक्टर भी लिख देता तो तब और बेटर क्वेश्चन होता, तब आंसर होता माइनस F1 बाई एफ एम। और ये माइनस क्यों हो जाता, क्योंकि F1 वेक्टर इधर है और एक्सेलेरेशन चूंकि इधर की तरफ है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, तो ये माइनस F1 बाई एम हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड वाइज हमको दिया हुआ था, तो अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन अगर वेक्टर रहेगा तो इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये एफबीडी पर क्वेश्चन है, फोर्सेस बताना है क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में सही है, वेक्टर फॉर्म में ये भी सही है, कैसे देख लीजिए इधर, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, टी कॉस थीटा ऊपर और इधर कितना टी साइन थीटा, तो सिंपल सी बात है टी साइन थीटा किसके इक्वल, एन के इक्वल, एंड टी कॉस थीटा किसके इक्वल, डब्ल्यू के इक्वल, तो ये भी सही है। ये सही नहीं है तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। Car moving with speed this can be stopped by breakers after at least 6 meter if the same car is moving at this speed, minimum stopping distance, stopping distance चाहिए तो ध्यान रखिएगा stopping distance is equal to v square by 2a, v square by 2a, ठीक है। तो s चाहिए हमको, तो एक काम करिए, s जो है डिपेंड कर रहा है v स्क्वायर पे, s जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, v स्क्वायर पे, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। V1 कितना है 50 बटा 100 इसका होल स्क्वायर, इधर कितना S1 S2 कितना 6 बटा S2, मुझे क्या चाहिए S2 चाहिए, S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1 बटा 2 1 बटा 4 उधर चला जाएगा 24 मीटर इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस, ध्यान रखिएगा स्प्रिंग बैलेंस हमेशा टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करता है, टेंशन फोर्स को है ना, टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करता है। अब 2 kg है तो इसका मतलब हमारा ये बैलेंस कितना करेगा, यहाँ का टेंशन T होगा, सो ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, ब्लॉक दिस 5 kg मिडिल से खींच दिए, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, पूछा है फोर्स 50 न्यूटन का है, द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल बताना है मुझे कि क्या होगा एंगल, ठीक है। तो एंगल अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 है 50, तो ये उसके रिजल्टेंट में जाएगा 45 डिग्री, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 39 का। 39 का अगर आप ऑप्शन देखिए, 39 का ऑप्शन नंबर बन रहा है 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते, देखिए टी है ऐसे तो आप समझ रहे हो ना, टी कॉस थीटा किसके इक्वल, नीचे का 50 के इक्वल, एंड टी साइन थीटा किसके इक्वल, अगेन इट इज 50 के इक्वल, है ना, ये इधर जो जाएगा और एक ऊपर जो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, tan थीटा आ जाएगा 1, थीटा हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लॉक कैसा रखा हुआ है, कह रहा है कि फॉल अंडर ग्रेविटी होगा तो क्या होगा, अगर ये सीधा सीधा नीचे की तरफ गिरेगा तो इस ब्लॉक पर देखिए क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो नीचे ये फोर्स mg, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा 90 थीटा, फिर से ये थीटा हो गया, तो ऊपर चला जाएगा n cos थीटा, तो क्या लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, और a जो नीचे की तरफ जा रहा है तो g ही हो गया, mg ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, नॉर्मल फोर्स बताना है क्या होगा, n cos थीटा ऊपर में और नीचे में हमारा mg बन रहा है, तो ये हमारा n cos थीटा इट इज इक्वल टू 2mg, n फाइंड करना था, n की वैल्यू हो गया 2mg बाई cos थीटा, 2mg बाई cos थीटा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये हमारा n cos थीटा जो है। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन जो है थोड़ा ये गलत लगा रहे थे, इसमें देखिए इसमें हमारा वैल्यू जो है, चूंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, n cos थीटा ऊपर है तो ये नहीं होगा, चूंकि ये ब्लॉक सारा चीज नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा mg माइनस n cos थीटा होगा, एंड देन इट इज इक्वल टू m इंटू जी। अब mg जो है वो क्या हो रहा है, mg यहाँ पे
mg इस केस में कट जा रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो इसमें ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ सीधा सीधा गिर रहा है तो ये पूरा का पूरा सेटअप ही नीचे की तरफ गिर रहा है। अब चूंकि पूरा का पूरा सेटअप नीचे गिरेगा तो ये इस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और जब यही इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये भी नॉर्मल एक्शन क्या देगा 0। अब देखो मैं इसको फिर से रीचेक इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इसका नॉर्मल एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, तो मैं इसी सॉल्व कर रहा था देखने के लिए कि क्या हो रहा है ताकि आपको मैं समझा सकूं। बट ठीक है, तो यहाँ पर वो इक्वेशन मैंने पहले गड़बड़ लिख दिया था, बट ये इक्वेशन हमारा होगा और इसके हिसाब से हमारा नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। A body of mass 2 kg is at rest on horizontal table. The coefficient of friction between the body and the table is 0.3. A force of 5 Newton is applied on the body. The acceleration of the body क्या होगा? A body of mass 2 kg is at rest on horizontal table. The coefficient of friction between the body and the table is this. A force of 5 Newton. अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो देख लीजिए ये ब्लॉक पहले मूव करेगा भी कि नहीं करेगा। इधर 5 न्यूटन दे रहे हैं, बॉडी का मास कितना है 2 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ लिमिटिंग के लिए कितना करेंगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये वैल्यू आ रहा है 6 न्यूटन, इसका मतलब इससे कम है 0 हो गया आंसर। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये गलत हो गया भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, गलत हो गया। देखिए कैसे, समझिए बात को। कोई ब्लॉक है 1 kg का, या सपोज करो 2 kg का, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.3 म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू है 0.1, म्यू के की वैल्यू 0.1। अब फोर्स जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए फोर्स आपने लगाया 2 न्यूटन, तो बताइए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा 2 न्यूटन का ही आएगा, और ये जो 2 न्यूटन आएगा यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो 0.3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन का हमारा क्या है एफ लिमिटिंग है। अब 6 न्यूटन एफ लिमिटिंग है तो 6 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तब ये ब्लॉक मूव करेगा। अब आप सोचो कि अगर 2 न्यूटन का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या आएगा 2 न्यूटन का ही आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हम देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग सकता है म्यू के इंटू एन, दैट इज हाउ मच 0.1 इंटू नॉर्मल एक्शन कितना 20, दैट इज योर 2 न्यूटन, दैट इज योर 2 न्यूटन। अब ठीक है, अब लकली यहाँ पे मैं फोर्स भी ऐसा रख दिया 2 न्यूटन हो गया। चलो एक काम करो इसको 0.2 कर दो, 0.2 कर दो थोड़ा क्वेश्चन समझने के लिए। तो 0.2 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 न्यूटन। अब आप ही बताओ यहाँ पे पहले 2 न्यूटन था स्टैटिक फ्रिक्शन और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 4 न्यूटन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया बड़ा हो गया। अब लेकिन ये क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा किससे काइनेटिक फ्रिक्शन से, जरूरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया है ना। क्या पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ये तो गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये भी सही है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन कोएफिशिएंट, ये सब सही हो गया। तो इसका मतलब बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg का बॉडी है पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग क्रॉस अ फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी पूछा है क्या होगा। तो देखिए इधर देखिए समझिए 60 kg का ब्लॉक है और अगर इसका हमको एफ लिमिटिंग चेक करना है तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 600, दैट इज हाउ मच 300 न्यूटन। अब कह रहा है कि इतना तो एफ लिमिटिंग है लेकिन अगर इतना ही फोर्स चलते हुए में लग रहा हो 300 न्यूटन, तो बताइए उस केस में हमारा एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल एफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, तो एफ के क्या हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना, तो ये हो जाएगा 300, कितना आ गया वैल्यू, ये आ गया हमारा 120 न्यूटन, ठीक है ना। 0.5 इंटू 600 हमारा कितना था 600 था ना, यहाँ पे 600 होगा तो 600 का मतलब कितना हो गया 200, दिस इज 240, दिस इज 240 न्यूटन। अब अगर एक्सेलेरेशन चाहिए तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया बोलो 300 माइनस 240 बटा 60, कितना आ गया वैल्यू 1 मीटर
परसेंट स्क्वायर। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। 43 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट देखिए 44। फॉर द अरेंजमेंट ऑन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। नीचे में क्या है mg sin थीटा, 5 न्यूटन नीचे ही हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स अगर देखेंगे ऊपर की तरफ मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा 0.8 इंटू नॉर्मल एक्शन कितना mg 10 इधर 10 cos 30 दैट इज और 5√3। अच्छा आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू होल्ड दिस ब्लॉक, तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा 0। फिर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेशियो, क्या होगा रेशियो, सिंपल सी बात है 1:1। सॉल्व करेंगे आप 1:1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो है वो बिट इजी और मॉडरेट लेवल पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट यही है कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग।